अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद कहता हूँ मैं अपने प्रोग्राम टीवी आसिफ खान खैतरान में आप सबको एन न्यूज़ एचडी के स्टूडियो से। हमारे इस प्रोग्राम में हम अपने मौजूद मेहमानों को दावत देते हैं कि आप तशरीफ़ लाएं, हमारे साथ चाय का एक कप पिएं और आप हमसे गपशप करें। और हम कोशिश करते हैं कि ऐसे मेहमानों को आप से मिलवाएं जिनका मुआशरे के हवाले से किसी भी हवाले से उनका एक मुमताज़ मकाम है। जब हम मकाम की बात करते हैं तो मकान की भी बात करेंगे, और मकान की बात होगी तो ये देश, ये मुल्क, ये हमारा खूबसूरत पाकिस्तान, यही हमारा घर है, यही हमारा देश है और यही हमने रहना है। और रियासत को या किसी भी घर को चलाने के लिए सबसे पहले जो बात आती है वो होती है रेवेन्यू जनरेट करने की, महसूलात इकट्ठा करने की। और जब हम किसी रियासत के महसूलात इकट्ठे करने की बात करेंगे तो पाकिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो इस इंतज़ाम को जारी रखता है। और उनके आज तर्जमान जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्तार हुसैन थईम साहब हैं। आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, स्पेशल असिस्टेंट कमिश्नर हैं एफबीआर के, और इनका ख़ास तौर पे ये भी है कि ये तर्जुमान हैं एफबीआर के। हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और आज का जो एक पाकिस्तानी है उसे ये एहसास रहता है कि हाँ, हम जो टैक्स दे रहे हैं, हम जो महसूलात दे रहे हैं मुख्तलिफ शक्लों में, तो वो हुकूमत किस तरह से हम पे खर्च करती है और हमें उससे क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हमारे इस प्रोग्राम में। हमारे नाजरीन से आपने गुफ्तगू की, पसंद किया जाएगा कि आपके साथ हम बहुत सारी बातें करें। जो पहला सवाल मैं आपसे मुख्तार भाई करूंगा वो ये है कि सबसे पहले जो बंदा टैक्स देता है हमारे इस मुल्क में किसी भी रियासत में, तो उसको जो टैक्स अदा करने का सिलसिला है तो वो चाहता है उससे कुछ आसान बनाया जाए। फाइलर बनने के लिए या फाइलर बनने के बाद एक आम पाकिस्तानी को, एक आम शहरी को क्या क्या सहूलतें मैसर आ जाती हैं कि वो अब टैक्स पेयर है, टैक्स अदा कर रहा है, तो उसे वो क्या सहूलतें मैसर हैं जिससे वो समझता है कि हाँ, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, अब रियासत जो है मेरे हकूक पूरे कर रही है। बहुत मेहरबानी, आपके इस टीवी चैनल का शुक्रिया जी। आपका शुक्रिया। आपको भी बड़े अरसा बाद आज देखा तो बड़ी खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो है ना, आपने इज़्ज़त बख्शी तो ये मेरे लिए भी एजाज़ है। देखिए, एफबीआर में लोग, पाकिस्तान में वैसे टैक्स का कल्चर तो है नहीं। जी, मैं इसीलिए टैक्स लोग जमा नहीं करवाते। सही। वो जो है ना, एक जब तक हमारे यहाँ एक सिस्टम है विद होल्डिंग टैक्स का, विद उसका मतलब है कि साथ जो कट गया वो कट गया, सही। अदरवाइज कल्चर टैक्स का देने का बिल्कुल नहीं है। ठीक है। लोग जो हमारे पास जो फाइलर होने के लिए आते हैं, तो वो फाइलर कोई टैक्स देने के लिए नहीं आते, वो फाइलर होने के लिए इसलिए आते हैं कि फाइलर को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसिलिटीज बहुत दी हुई है। मैं वही आपके हवाले से अपने नाजरीन को बताना चाह रहा था कि जब आप फाइलर बनते हो तो फिर हुकूमत या बल्कि रियासत आपके लिए बहुत सारी आसानियां, सहूलतें मैसर करती है। तो उस बारे में मेरे नाजरीन को इल्म होगा तो यकीनन हमारे बहुत सारे साथी जो ये समझते होंगे कि हाँ, फाइलर बनने में हमारे नुकसान है कि हम सामने आ जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें सामने करना पड़ेंगी। तो मैं इसी सिलसिले में चाह रहा था कि फाइलर बनने की क्या क्या सहूलतें हैं फिर रियासत की तरफ से। जी बिल्कुल। पहला तो ये है कि एक जो फाइलर होता है, जो इनकम टैक्स में जो रजिस्टर्ड है, टैक्स पेयर है, जी, हम उसको रिस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं उसे। एक मोअज़्ज़ज़ शहरी है पाकिस्तान का कि वो टैक्स देता है वो। ठीक है। फिर ये है कि वो फाइलर होने का उसको बहुत फायदा है, उसे बहुत ज़्यादा फायदा उसे ये है कि लेट्स से कि अपनी, ज़ाहिर है आजकल तनख्वाहों पे गुजारा लोगों का नहीं होता, किसी की छोटी जॉब है, किसी की बड़ी जॉब है। सही। तो लोग जो ख़ुसूसन जो लोग कारोबारी तबका है उसके लिए सहूलियत ये है कि अगर उन्होंने कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, उन्होंने बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करनी है, उन्होंने बाहर के मुल्क में उन्होंने अपने विजिट करने हैं, उन्होंने कोई लेन देन करना है, किसी किस्म का कोई ट्रांजैक्शन है उसकी, जो बाहर के मुल्क से ट्रांजैक्शन उसकी है, तो एफबीआर जो है वो हर किस्म की इन लोगों को सहूलत देता है। वो गाड़ी खरीदेंगे तो लेट्स से कि आपकी गाड़ी के ऊपर जो जो टैक्सेशन है, इनकम टैक्स की जो टैक्सेशन है, तो एफबीआर की तरफ से अगर उसके ऊपर 2 लाख रुपया आपका एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन खर्च है,
तो फाइलर को 1 लाख देना पड़ता है और नॉन फाइलर को 2 लाख रुपए देना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। मीन के फाइलर के लिए 1% टैक्स और नॉन फाइलर के लिए 2% टैक्स है। सही। तो जो दूसरा, अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, बेचते हैं या खरीदते हैं, तो उसके ऊपर भी सेम रेशियो है कि फाइलर को 50% कंसेशन है। सही। दूसरा ये है कि आपने अगर कोई किसी किस्म की आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है मुख्तलिफ जो ना, जिस तरह हमारी नेशनल सेविंग है, कौमी बचत है, कौमी बचत, बैंक्स हैं, मुख्तलिफ इदारों में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इस इन्वेस्टमेंट में अगर आप फाइलर हैं तो आपकी जितनी ट्रांजैक्शन है, आप कोई विड्रा करते हैं, पैसे निकलवाते हैं, जमा करवाते हैं, तो बैंक बाज़ औक़ात आपको उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स काटता है। आप बिल्कुल ये बातें ठीक बता रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर हम अपनी आमदनी के ज़राए और अपनी आमदनी रियासत तक पहुंचा देंगे, बता देंगे, तो हमारे लिए बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। जबकि मुख्तियार साहब हमें बता रहे हैं कि जब आप फाइलर बनते हैं, जब आप एक बाकायदा तौर पे टैक्स पेयर की मुकम्मल बाकायदा शक्ल अख्तियार कर लेती हैं, तो उसके बाद आपसे बहुत सारी आपको सहूलतें मिलती हैं। मुख्तियार तहीम साहब, मैं ये अर्ज करूंगा कि हमारे यहाँ जो हम आगे चलेंगे, कुछ और भी बातें, बल्कि बहुत सारी बातें आपसे करनी है। हमारा जो टैक्स पेयर है वो चाहता ये है कि वो फाइलर बने, लेकिन कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया है कि मैं एक आम शहरी होने के नाते ख्वाहिश तो ये करता हूँ, लेकिन उसके लिए फिर जब वो हमारे वो इनकम टैक्स के हमारे जो वकला हजरात हैं, जो स्पेशल हैं इस चीज़ में, वो बड़ा मुश्किल में हमें डाल देती है। तो क्या एक आम शहरी अगर वो पढ़ा लिखा है, अब हर एक के पास मोबाइल हैं, ऐप्स में उसमें हैं, तो ये क्या आसानी एक आम शहरी को खुद से भी हासिल है कि वो अपना डाटा खुद फीड कर ले और आसानी से फाइलर बन जाए, बजाय इसके कि किसी स्पेशल बंदे को, वकला को, किसी को वो हायर करे तो उसकी फीस भी अलग से दे? इस बारे में कुछ बताइएगा। देखो, हमने अपने मैं मुल्तान, खुसूसन क्योंकि हमारा दफ्तर मुल्तान का वो जनूबी पंजाब को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो जनूबी पंजाब में हमारे यही एक हमारे भावलपुर ऑफिस है और हमारा एक मुल्तान और साहिवाल, ठीक है। तो इसमें ये है कि अगर ये जो लोग वकला के पास जाते हैं, वो सिर्फ वो लोग जाते हैं जो खुद काम नहीं करना चाहते, जो उन पे डाल देते हैं कि बस वही हमारा सारा काम करेंगे। ठीक। अदरवाइज हमारे दफातर में, मेरे ही इसी मुल्तान दफ्तर में हमने एक हेल्प डेस्क बनाया हुआ है। ओके। उसमें ये है कि जनरल पब्लिक जो भी आती है, टैक्स पेयर जो आते हैं, हम उन्हें अपने हेल्प डेस्क के थ्रू उन्हें हम फैसिलिटेट करते हैं। अच्छी बात। बल्कि साथ बिठाकर उनको सिखाते हैं, दिखाते हैं कि इसी तरह आपने स्टार्ट करना है। ठीक है। और बिल्कुल एक शॉर्ट एक प्रोसेस है, लंबा चौड़ा प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। सही। एक एफबीआर ने एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ, उसमें बैठ जाना है, सामने खड़ा हुआ है, और उसके ऊपर बैठ के आपने अपनी टोटल इनकम लिखनी है, अपना जो टैक्स कटा वो लिखना है। आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी आपने मेंशन कर देनी है। यहाँ तक सवाल एक आपने भी किया था कि लोग जो ना कोशिश करते हैं कि हम रिटर्न ना भरें, कोई फाइलर ना बने, अपने गोशवारे या अपनी प्रॉपर्टी शो ना करें। जी, मेरा ख्याल है जो लोग ये प्रॉपर्टी, ये किसी बंदे को पता नहीं है इस बात का, मैं ये आपके वसातत से बात करना नहीं, हम चाहते हैं कि बहुत सारी वो बातें, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं है इस बात का। जो बंदे वॉलंटरीली अपनी प्रॉपर्टी सारी शो कर देते हैं, जी, मैं कहता हूँ इतनी प्रॉपर्टी शो करें कि आधा मुल्तान खरीद लें वो। ठीक है। जो लोग वॉलंटरीली प्रॉपर्टी अपनी शो करते हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा, वो तो उसने अपनी डिक्लेयर कर दी, उसने कह दिया कि ये प्रॉपर्टी ये मेरी है और मैंने ये इस सोर्स से ये ली थी। मुमकिन है उसकी कोई विरासती जायदाद उसने अपनी बेची हो और वो बेच के उसने वो प्रॉपर्टी खरीद ली हो, तो उसका राइट है, बिल्कुल ठीक। बट वो इसके बावजूद भी वो छुपाता है अपनी कोई मतलब गाड़ी है, प्लॉट है, प्लाजा है, वो छुपाता है वो। हाँ, यहाँ एफबीआर पर हरकत में आता है। जब वो छुपाता है तो हमारे पास तो इतने वेपन्स हैं, हमारे पास इतने हथियार हैं। नादरा हमारे साथ मुंसलिक है। जी बिल्कुल ठीक। नादरा हमारे साथ मुंसलिक है, पंजाब लैंड रिकॉर्ड हमारे साथ मुंसलिक है, पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ये जो पंजाब मोटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, वो हमारे साथ मुंसलिक है। ठीक है। गाड़ी छोटी से छोटी मेहरान कार भी लेगा तो हमें पता होगा किसने गाड़ी ले ली है, आईडी कार्ड ही हमारे लिए एंटीना है। ठीक है। तो ये लोग जो ये शो करते हैं कि हमने अपनी आमदनी नहीं शो करनी, पता नहीं कोई टैक्स लग जाएगा, पता नहीं कोई बड़ी कोई मुसीबत हमारे यहाँ ऊपर गिरेगी, ये कुछ भी नहीं है।
वो शो करने में उल्टा सलामती है उनके लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये जो आपकी बातों में से मुझे जो बात अच्छी लगी है और जो मैंने समझा है और जो ठीक बात आई है कि एक आम आदमी को जब पूछा जाता है कि जी आपका टैक्स नंबर क्या है, आपका एनटीएन नंबर क्या है, तो उसके लिए वो नंबर बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ अरसे से एनटीएन नंबर जो है, जैसे बता रहे हैं मुख्तार फहीम साहब, कि वो आपका एनआईसी का जो नंबर है वही आपका एनटीएन है। वो आपको आमतौर पे सब लोगों को याद होता है, भले वो थोड़ा सा लंबा सही 14 इंचों का आई थिंक है, तो लेकिन ये है कि वही आपका है। अच्छा, मैं इसमें आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि मैं एक आम शहरी जो है वो अब छुपा रहा था, आपकी बात सुन के वो बाकायदा तौर पर गोशवारे या रिटर्न भर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां मैंने ऑलरेडी अपना टैक्स कटवाया हुआ था और वो टैक्स बाकायदा तौर पे फिर रिटर्न में बाकायदा आपको वापस आता है। जैसे मैं आपसे चाहूंगा एक आध मिसाल, तो बाकी आपसे चाहूंगा कि आप बताएं। मसलन मुझे पता चला कि मैं आज हर बंदा मोबाइल इस्तेमाल करता है, उसमें लोड इस्तेमाल करता है, और हर महीने औसतन भी अगर हम कहें तो 300-400 से लेके फिर आगे तक जितने तक चले जाएं वो है, उसमें टैक्स करता है। तो उसका टैक्स भी जो हमारा इनकम टैक्स का जब गोशवारा भरा जाता है तो शायद उसमें लेस किया जाता है कि जी इसने ऑलरेडी टैक्स भरा हुआ है। तो इस तरह से ये चीजें शो करने में और कौन कौन सी सहूलतें हैं कि हाँ हमने ये टैक्स भरे हुए हैं, तो उस मद में पैसे आपके कम हो जाएंगे। इस बारे में कुछ नाजरीन को बताइए। ऐसा है कि जब आप इनकम टैक्स में एसएससी बनते हैं, आप एक टैक्स पेयर पैदा बनते हैं जी, यार, बिजली के बिलों पे भी इनकम टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है जी, ठीक है। और सुई गैस के बिलों पे अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो उस पे लग रहा है जी। इवन आपकी गाड़ी आपने आया तो गाड़ी का टोकन बनेगा तो वो टोकन चलेगा। टैक्सेशन तो एक टैक्स पेयर के ऊपर जितनी होगी ना, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इतनी होशियार तो है, वो वही चीज आपको रिफंड करती है। टैक्स आपको वही रिफंड होता है जो आपने पे किया है, जो ऑलरेडी आप अदा कर चुके हैं। जी। अब आप अपनी आमदनी शो करते हैं, लेट्स से कि 10 लाख अपनी आमदनी शो करते हैं, ठीक है। आपने उस आमदनी के ऊपर जो ड्यू टैक्स था आपने जमा करवा दिया, ठीक। लेकिन आपने इसी आमदनी में रहते हुए जितने आपने आपसे गवर्नमेंट ने दोबारा ले लिया ना, टैक्सेस ले लिए, मतलब आपने अपनी 10 लाख की आमदनी के ऊपर आपने दे दिया टैक्स, जो बनता था दे दिया, ठीक है। अब आपने गाड़ी के ऊपर वो टोकन टैक्स भी दे दिया, मोबाइल यूज किया तो उसको भी दे दिया। तो गवर्नमेंट कहती है कि हाँ आप क्योंकि एक रेगुलर इनकम टैक्स पेयर हैं, एसएससी हैं और रिस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं, तो आपने ये जो आपके ऊपर ये जो इजाफी बोझ पड़ा ना टोकन का, बिजली के बिलों में जो वो आया, वो आप या इसको एडजस्ट करें अपने टैक्स में जो आपका पेएबल है, या एडजस्ट कर लें, और या फिर आप उस टैक्स का वापस रिफंड ले लें। और हमारा निज़ाम बड़ा अच्छा है, आप अपनी टैक्स रिटर्न के ऊपर लिखें कि ये मेरा टैक्स बनता था और ये मैंने एक्सेस पे कर दिया है, टोकन टैक्स की मद में, फलां की मद में, फलां की बिजली के बिलों में लग के आ गया, तो वही आपको वो रिफंड हो जाएगा टैक्स वो सारा। देखिए ना, मैं यही बात चाह रहा था कि आप के वसात से हमारे नाजरीन तक पहुंचे कि जो लोग ये समझते हैं कि जी हमने उधर भी टैक्स ऑलरेडी हम अदा कर रहे हैं, वो मोबाइल की जो हम लोड करवाते हैं उसका बिल, जो हम बिजली का अदा करते हैं उस पर, हम गैस का जो बिल या बाकी इस तरह के बहुत सारे टोकन भरते हैं हम अपनी गाड़ियों का, तो वो आप रिफंड करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप फाइलर हो। अच्छा मुख्तार फहीम साहब, मैं बीच में ये भी सुनने में आया कि एक से ज्यादा प्रॉपर्टी जो रखती हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, तो क्या इस सिलसिले में भी कोई काम हुआ है या इससे कुछ लोगों से आपने किया है वसूली वगैरह? एक्चुअली वो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी तो खैर बंदा एक नहीं 50 प्रॉपर्टी रख ले। अभी एक सेक्शन 7E के तहत एक नया कानून आया है जी, कि जिनकी आमदनी या जिनके एसेट प्रॉपर्टी एक है, असासाजात, जिनकी असासाजात 2.5 मिलियन यानी तकरीबन अपना 28 करोड़ 2.5 मिलियन 2 करोड़ 50 लाख, यस जी, जिनकी जो है ना अपना एसेट 2 करोड़ 50 लाख से एक्सीड कर जाएंगे ना, ज्यादा होंगे, उनको टैक्स देना होगा हर हाल। ठीक है। इसके ऊपर पे लोगों ने हाई कोर्ट में अपने रिट पिटीशन भी फाइल की है, बट स्टिल कोई डिसीजन नहीं हुआ उसके ऊपर, और वो अंडर प्रोसेस है। आई थिंक कि एफबीआर वो केस विन इसलिए करेगी कि ये कोई ऐसा कुछ जालिमाना टैक्स नहीं है कि लोग कहें कि जो ना मेरे ऊपर टैक्स लगा दिया गया। अभी आप ये देखेंगे लोगों ने अपने एसेट किस तरह शो किए होते हैं
मैं चूंकि बीइंग एक एफबीआर एम्प्लॉई हूँ, तो एफबीआर का ऑफिसर होने के नाते मैं खुद भी जब देखता हूँ तो बड़ा हैरान होता हूँ कि जिस कोठी की मालियत कमोबेश 10 करोड़ होती है, ठीक है, तो वो कोठी उसके टैक्स रिटर्न में 10 लाख की लिखी होती है वो। हाँ, हम अब कम अब कीमत एफबीआर क्या करे लिखवाते इसके हैं ऊपर, ताकि हम इस पे टैक्स ताकि ना टैक्स से भरें। बचे। अब वो 10-10 लाख की कोठियां, 10-10 करोड़ वाली कोठी 10-10 लाख की जब वो शो करेगा, तो फिर जाके कहीं 2.5 करोड़ बनता है। अब सही, गवर्नमेंट ने भी यही फैसला किया कि चलें 2.5 करोड़ के ऊपर टैक्स लगा दे, ठीक वो है। उनको देना होगा टैक्स। तो वो मेरा ख्याल है कोई ज्यादा कोई गवर्नमेंट ने कोई बोझ नहीं डाला पब्लिक के ऊपर। वो टैक्स मेरे ख्याल है देना चाहिए, जहर वो पाकिस्तान के काम आएगा जो भी होगा। तो इसके ऊपर कोई दोराया तो नहीं है। और अगर वो रिट पिटिशन में केस जो है वो पब्लिक जीत जाती है केस, तो फिर एफबीआर विड्रा कर लेगी वो केस को। अच्छा, अब मुख्तार भाई, एक जो हमारे यहाँ सिलसिला चल रहा है, जो हमारा ताजिर तबका है, वो सारिफ के साथ एक अजीब सा उसने रवैया रखा हुआ है कि अगर किसी भी चीज पे टैक्स लगाया जाता है, फर्ज किया अभी हमारा जून में बजट आएगा और उस पर अमल दरामद जुलाई में शुरू होगा, ये कम जुलाई से, लेकिन जून में अगर कोई ऐलान होता है टैक्स लगाने का किसी चीज पे, तो उस फौरी तौर पे वो टैक्स उसी दिन से लागू हो जाएगा जिस दिन वो बजट का ऐलान हुआ है। दूसरी सूरत में मैं अब अर्ज करूं कि पिछले दिनों हम जो देखते हैं मुख्तलिफ जो हमारे मीडिया है कि 35 अशिया पे रेगुलेटरी टैक्स जो है वो वापस किया गया है, बहुत सारी चीज़ों पे, जिसमें गाड़ियां थी, जिसमें सिगरेट्स हैं, जिसमें और इस तरह की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, कि उन पे टैक्स वापस किया गया है। जबकि अभी तक दुकानदारों ने, जो ताजरान है, वो टैक्स खत्म नहीं किया। तो इसके लिए आप कोई करते हैं कोई सिलसिला कि हाँ जी, जब टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन डेट आए उस पर लगाया जाए, और अगर वो वापस होता है तो उसको वापस भी किया जाए प्रॉपरली। एक दफा किराए अगर बसों ने, जो गाड़ियों ने बढ़ा दिए हैं, भले उस पर फिर कम हुए हैं, वो नहीं होंगे, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है या इस पर कोई टैक्स लगाया जाता है, तो ये कोई इस तरह का सिस्टम बनाया जा रहा है या किया जा सकता है? देखिए सर, अपना ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में होती हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल ये देता हूँ कि कुछ अर्सा पहले, 2-3 साल पहले, गवर्नमेंट ने भट्ठा, जो ईंटों वाले भट्ठे होते हैं जी, भट्ठों पे टैक्स लगा दिया। गवर्नमेंट ने फिक्स टैक्स कर दिया कि हर भट्ठा जो है ना, वो इतने पैसे हर महीने देगा। लेट से के 5,000 से 15,000 रुपए तक हर भट्ठे वाला देगा, टैक्स देगा, फिक्स टैक्स था। ठीक है जी। छोटी सी अमाउंट थी, 5,000, 10,000, 20,000, छोटी सी अमाउंट है। ठीक है। भट्ठे पे टैक्स लगाया, एक भट्ठे पे लाखों करोड़ों की ईंटें बिकती हैं जी, एक दिन में लाखों की ईंटें जाती हैं एक भट्ठे पे। तो उसके ऊपर अगर कोई छोटा सा टैक्स फिक्स लगा दिया गया है, तो प्रैक्टिकली ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भट्ठों के ऊपर टैक्स होगा वेरी नेक्स्ट डे, और कहा भी गवर्नमेंट ने ये कि जुलाई के बाद नाफिजुल अमल होगा। वेरी नेक्स्ट डे भट्ठे में जो 5,000 के हिसाब से ईंट मिलती थी 1,000 की, वो 8,000 पे चली गई। वो तकरीबन कह लीजिए, अगर 100% नहीं तो तकरीबन 80%, 70% ऐसे वो आगे चले गए वो। तो अच्छा, फिर हमें ज़ाहिर है, हमें तो टैक्स चाहिए था। हमने कहा चलिए कोई नहीं, ये जो भी करना चाहें, कम से कम ये है कि ये टैक्स तो दे रही है ना कोई। अच्छा, फिर हुआ ये कि वो जो छोटा सा टैक्स था ना, जो 10,000 रुपये महीना का फिक्स टैक्स था या 15,000 का था, उस पर भट्ठा जो है ना, एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी कि जी हम ये टैक्स फिक्स नहीं दे सकते। हड़ताल भी कर दी, टैक्स भी ना दिया, आज तक ना दिया टैक्स, आज तक नहीं दिया टैक्स भी ना दिया, हड़ताल भी कर दी, ईंटें भी महंगी कर दी। अब एफबीआर ने क्या किया है, एफबीआर ने उनका डाटा निकाला सारे भट्टों का। ठीक हो गया। जितने हमारे, मैं अपने जनूबी पंजाब के वाले से बात करूंगा जी, बिल्कुल, जितने भट्टे हैं उनका डाटा निकाला है, और डाटा निकाल के हर भट्टे को जो गवर्नमेंट ने जो कानून लागू किया था, सिंस जब से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, उससे लेके आज तक उनसे जो फिक्स टैक्स लगा था, वो उन पे हमने केस बना दिया है। अब वो केस चल रहा है, और क्योंकि कानून है तो उन्हें पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई उन्हें रिलीफ भी मिलने की तवक्को नहीं है कोई। बिल्कुल ठीक है। तो ये इसी तरह जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं या और चीज़ें होती हैं, तो ये जो ताजर बिरादरी है, ये किसी और प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है, तो ताजर बिरादरी जो है वो फौरी तौर पर इसका फायदा तो ले लेती है फौरन। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा होता है कि नेक्स्ट मंथ से इंप्लीमेंट होगा ये जी, बिल्कुल, नए माली साल से, बट वो हमारी पब्लिक ही इस तरह की है कि
ना कोई एहतजाज है, ना कोई मुज़ाहमत है, ना कोई चीज़ है। तो वो फिर पब्लिक जब खुद दे रही होती है तो फिर वो एक है, हालांकि एफबीआर ऐलान करे या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐलान करे, फाइनेंस मिनिस्टर ऐलान करे, जब वो कह रहा है कि 1 जुलाई से नाफिजुल अमल है और दुकानदार जो है उसको जो है ना इम्प्लीमेंट विद इमीडिएट कर रहा है, तो हमारी लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी तो है ना हमारी यहाँ, तो उनको कुछ हरकत में आना चाहिए। अच्छा, उसमें सूरत हाल ये होती है कि अगर ये इम्कान हो कि किसी भी चीज़ की, जैसे आज आप चाय पे मेरे पास तशरीफ लाए कि चाय की पत्ती की कीमत जो है वो अगर बढ़ने वाली है, तो सबसे पहला जो कदम होता है, अल्लाह इनको हिदायत दे हमारे ताजिर बिरादरान को, सबसे पहले तो वो उसे शार्ट करते हैं, वो मार्केट से गायब होती है चीज़। फिर उसके बाद अभी महीना होता है जुलाई का आने में, लेकिन अगर वो फिर मार्केट में अवेलेबल है तो नहीं जी वो तो महंगी हो गई जी, बजट में इस पर टैक्स लग, भाई बजट तो अगले साल होगा। तो क्या जब ये इस तरह की है जैसे आपने कहा है, तो इसमें ठीक है लोगों का अपना है, लेकिन आम आदमी का तो मसला ये है कि उसने कोई चीज जो जरूरत है वो लेनी है। तो क्या एफबीआर जब हम टैक्स नहीं देते हैं किसी भी हवाले से, ये तो लग गए ना, ये तो नाफिज हो गए, हमने पे करना है, तो क्या एफबीआर कोई ऐसा इकदाम नहीं करने की पोजीशन में है कि उन लोगों के खिलाफ भी जाए जो नाजायज टैक्स ले रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो टैक्स लेती है अपनी, जो बाकायदा नोटिफिकेशन है, जो बाकायदा एक कानून के तहत बन किया है, तो इसमें कोई इस तरह की इस्लाह नहीं हो सकती, कोशिश नहीं हो सकती? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। हमारा एक शोबा है एफबीआर का, बड़ा मेन बड़ा मजबूत शोबा है, इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस। गुड। हमारा शोबा है बकायदा, उसमें हमारा एक डीजी है, पूरा एक ऑफिस है, बहुत बड़ा, मुल्तान में भी ऑफिस है। ओके। आपने अखबारात में भी पढ़ा होगा और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पे भी आपके वसातों से भी मैं बता रहा हूँ कि वो रेड करता है उन ताजर कम्युनिटी पे, उन लोगों पे, उनके वेयर हाउसेज पे हम रेड करते हैं कि जहाँ वो ये ज़ख़ीरा करते हैं, इन चीज़ों को छुपाते हैं कि चंद रोज़ बाद इसका रेट बढ़ेगा, इसको जब कम करेंगे मार्केट में उसकी रसद नहीं होगी तो उसका रेट ज़्यादा होगा। तो हम वहाँ रेड भी करते हैं, हम वहाँ से वो सामान निकलवाते भी हैं, और जो सामान पड़ा होता है उसको जब्त करते हैं। जब्त करके या तो उसको उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं और उसको इंश्योर करवाते हैं कि ये टैक्स आप जब तक पे नहीं करेंगे तो आपको ये सामान हम नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक। तो हमें तो गवर्नमेंट को जब वो सामान, जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाला सामान वो निकालते हैं, टैक्स भी पे कर चुके होते हैं, तो फिर उनको बेचना ज़रूरी हो जाता है उनके लिए, वो बेचते हैं वो। बाकी हमारा जो शोबा इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन है, वो उसने बड़े कारोबारी इदारे जो है ना, बहुत सारे ताजिर बरादरी को उन्होंने उनके इस तरह के जो नाजायज़ वो मुनाफाखोरी में होते हैं, या अभी गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो पहले ही वो शुरू हो जाते हैं वो सारे, तो इसके ऊपर एफबीआर एक्शन लेता है, उनके ऑडिट्स करते हैं, हम ऑडिट करते हैं, उन पे हम केसेस बनाते हैं और उनसे फिर हम रिकवरियाँ करते हैं, और फिर हम लेट्स से कि मुल्तान की गल्ला मंडी है जी, तो गल्ला मंडी मुल्तान में बड़े बड़े स्टॉकिस्ट बैठे हुए हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ बैठे हुए हैं, तो वहाँ जो है ना हम जाते हैं, वहाँ हमारा विजिट होता है, एफबीआर की हमारी फील्ड फार्मेशन की हमारी गाड़ी है, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वेपन्स होते हैं, हमारी पूरी टीम है, पूरी टीम। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो मकामी डीएसपी को या मकामी एसएचओ को हम इन्फॉर्म करके हम वहाँ रेड करते हैं। ये सारा काम तो एफबीआर जितना हो सकता है करता है वो। बहुत अच्छी बात, ये देखें नाजरीन तक ये बात पहुंची है, और साथ साथ में ये भी कहूँगा, जैसे मुख्तार थीम साहब कह रहे थे कि बाहैसियत सारिफ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई इस तरह की सूरत हाल हो रही है तो हमें चाहिए कि हमारे पास बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि थीम साहब बता रहे थे, और इसी तरह कंज्यूमर कोर्ट भी हैं जहां हम शिकायत कर सकते हैं। हम शिकायत कर सकते हैं कि हमसे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। मुख्तार थीम साहब हमारे आज के मेहमान हैं टीवी दासिफ खैतान में, लेकिन थोड़े से वक्फे के बाद। जी, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। टीवी दासिफ खैतान आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD पे, और आज हमारे मेहमान हैं मुख्तार हुसैन थीम साहब। आप तर्जुमान हैं FBR के, और हम बातें कर रहे थे कि हाँ, जो मैं टैक्स पेयर हूँ, जो बहुत सारे पैसे मुझे देने पड़ते हैं, तो क्या मुझे उसकी सहूलतें भी हैं, और इस तरह की और अच्छी अच्छी बातें हम उनसे पूछ रहे थे, और उनकी मोहब्बत के वो हमें इस बारे में आगाही दे रहे थे। ऐसा है मुख्तार भाई कि FBR ने एयरपोर्ट पे जो करेंसी डिक्लेयर करता है, उसके लिए बहुत सारे
इकदाम किए थे, तो उसमें कोई पेशरफ्त हुई है, कोई इस हवाले से कोई आया है कि जो कोई बाहर से आदमी आता है उसके पास करेंसी है, या कोई बाहर जा रहा है वो अपने कुछ पैसे लेके जा रहा है, तो उनके लिए कोई इकदाम है? देखिए, ये भी बहुत अच्छा एक कदम है एफबीआर का। जी। कि पहले तो ये था कि जिसकी जेब में कोई करेंसी होती थी तो वो पकड़ी गई और उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई शुरू हो गई। कितनी रखनी है उसे खुद भी नहीं पता, एयरपोर्ट वालों को भी नहीं पता कि कितने रख सकता है कितने नहीं रख सकता। अब जैसे कराची में जो अपना एक अदाकारा अयान का वो एक चला कि वो भी करेंसी लेके कहीं जा रही, पुराना एक केसेस था। तो इन चीज़ों का जनरल पब्लिक को बिल्कुल पता नहीं था कि कितनी। अब उन्होंने एफबीआर ने अब एक लिमिट्स दे दी हैं कि पैसेंजर जो है ना इतने पैसे फॉरेन करेंसी की शक्ल में और इतने पैसे पाकिस्तानी करेंसी में वो साथ अपने रख के जा सकता है वो। ठीक है। अब वो अब आम पैसेंजर को भी पता है कि अगर मैं इससे एक्सीड करूंगा, ज़्यादा करूंगा, तो मुझे उसके ऊपर जो है ना या तो जो है ना इसकी हमारे टैक्सेस उस पर लागू हो जाएंगे, अगर नहीं तो फिर उसको जो है ना उसकी बोर्डिंग भी नहीं होगी, उसको जाने भी नहीं वापस रिपोर्ट कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। एफबीआर का मेरा ख्याल है जनरल पब्लिक के लिए, पैसेंजर्स के लिए, लोगों के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा कदम है और इसके ऊपर मजीद बेहतरी लाई जा रही है। गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में तो कुछ ऐप्स भी मुतारफ करवा दी हैं। ठीक है। अब लोग जो है ना घर बैठकर दे सकते हैं कि मैंने अमेरिका जाना है तो मेरे पास डॉलर कितने होने चाहिए, पाकिस्तान से कितने लेके जा सकता हूँ, मुझे यूके जाना है तो पाउंड मेरे पास कितने होने चाहिए। ठीक है। तो एक लिमिट्स हैं हर मुल्क की करेंसी। जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदीया, अरब ममालिक में जो लोग जाते हैं वहाँ रियाल और दूसरी जो ना दिरहम है, कहीं रियाल है। जी बिल्कुल। हाँ जी, उसके लिए भी लिमिट्स गवर्नमेंट ने रखी हुई हैं। तो ये एक किस्म का एक गवर्नमेंट ने एक जो ये हद मुकर्रर की है उससे एक तो जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक सिलसिला है वो ख़त्म हुआ। कुछ लोग जो है वो पाकिस्तानी करेंसी ले जाते थे बाहर, कुछ लोग बाहर से करेंसी जो है ना वो जायज़ तरीके से नहीं लाते थे वो। तो ज़ाहिर है अगर वो बाहर से करेंसी वो डिक्लेयर करके लेके आएंगे करेंसी वो तो ज़ाहिर है वैलिड है, वो लीगल है वो। और अगर अपने वो बैग भर के आएंगे उस करेंसी के तो गवर्नमेंट जो है ना उसको इस तरह भी, हालांकि वो पाकिस्तान तो चाहता है कि हमारे पास पैसे आए ज़र मुबादला आए, डॉलर आए, बट यहाँ भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गवर्नमेंट ने कि भले आप बाहर से डॉलर भी ला रहे हो तो उसको एक तरीके से लाओ, उसको एक कानूनी धारे में ढाल के लेके उसके आओ। ठीक है। तो वो एयरपोर्ट पे हमारी जो ऐप है, जो वहाँ सिस्टम है, तो वो उसको वही मॉनिटर करता है और अगर बंदा वो लीगली आ रहा है तो उसको जाने देते हैं, अगर वो लीगली नहीं आ रहा तो प्रोसीडिंग चलती है उसके ऊपर जो कानूनन होती है। जो ये आपकी जो ऐप है, हमारा एक आम जो नाज़िर है, हमारा जो एक आम व्यूवर है, वो उसको कहाँ से देख सकता है? उसका कोई ख़ास नाम है या आपका जो आपकी वेबसाइट है उस पे है? ये ज़रा हमें रहनुमाई कर दीजिए। ये जो देखिए गूगल का दौर है, ग्लोबल विलेज है, अब छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं बैठकर। जी बिल्कुल। असल मसला ये है कि बच्चे खेलते हैं, बड़ों को नहीं पता चलता। सिंपली गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे गूगल के ऊपर सर्च करें कि लेट्स से कि मैं प्रोसीड कर रहा हूँ अमेरिका, मैं जा रहा, तो घर चलने से पहले गूगल पे जो है ना वो इसको करे, हमारी एफबीआर वेबसाइट पे जाए और वेबसाइट पे जाके वहाँ जो फैसिलिटेशन है वेबसाइट के ऊपर, उन फैसिलिटेशन में एक ये भी है कि हाउ मच करेंसी जो है ना आई कैन टेक विद मी। तो उसके ऊपर एक ऐप है, साफ लिखा हुआ है सामने कि जो है ना पैसेंजर के लिए जो है ना जो बाहर जा रहे हैं, यानी जो अपना इंटरनेशनल फ्लाइट पे जाने वाले, ऐप है एफबीआर की, वो गूगल करेंगे, सर्च करेंगे तो वो सामने आ जाएगी। उसके ऊपर एक स्लैब रेट बना हुआ है, फलां फलां मुल्क के लिए ये है, फलां फलां ये पैसे हैं। तो फैमिली के 4 मेंबर हैं तो चारों मेंबर के पास वो जो एक गवर्नमेंट ने कानून दिया है तो 4 मेंबर अपने पास उतनी अमाउंट रख सकते हैं, तो एक अच्छी लमसम अमाउंट वो साथ लेके जा सकते हैं। अच्छा, जब भी हमारा ये सालाना बजट बनाती हैं तो उसमें कुछ अहदाफ मुकर्रर करते हैं। अब तकरीबन कह लीजिए कि हम 2022-23 का जो माली साल है वो इख्तिताम होने वाला है, तो क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को कि इन अहदाफ को पूरा करने में हम कितना कामयाब हुए, कितना इसमें मजीद हमें ज़रूरत पड़ रही है? कुछ इसका आपके पास कोई अगर ज़हन में हो हमारे नाज़रीन के लिए। पिछले साल जो है वो गवर्नमेंट ने एफबीआर को 5,800 अरब का टारगेट दिया था। ठीक है। तो एफबीआर ने 6,100 अरब अचीव किया था। गुड।
और ये एक प्लस पॉइंट था, बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी एफबीआर की। इस साल तकरीबन 8,100 का टारगेट है। ठीक है। और होपफुली ये टारगेट पूरा तो हो जाएगा। अभी ठीक भी है। बजट जो है ना तकरीबन 1 माह पड़ा है बजट में। तकरीबन पड़ा है जी। तो बजट से पहले इंशाल्लाह टारगेट अचीव हो जाएंगे अप टू 30 जून, 30 जून तक हम देखते हैं ना। जी बिल्कुल। तो लेकिन ये जो सच्ची बात ये है, मुझे वैसे करनी नहीं चाहिए बात ये, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, हम तो मुलाजिम लोग हैं। और बल्कि ये मजाक की बात तो ये है कि हमारी जो तनख्वाह बढ़ेगा हम तो उसी के साथ हैं। लेकिन ये है कि जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है ना मुल्क में, तो इसकी वजह से कुछ टैक्सेशन पे असर पड़ता है। तो लेट्स से कि कभी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में। तो एक गवर्नमेंट का एक अभी भी देखें, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एक निगरान सेटअप पे चल रही है, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी एक कुछ अर्सा के बाद वो मे बी कोई नए इंतखाबात हों और नई हुकूमत आए, तो इस तरह की अनस्टेबिलिटी में ये टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन पे असर पड़ता है। जी बिल्कुल। स्टॉक मार्केट से हम बरह रास्त हम मुंसलिक होते हैं, हमारे टारगेट इनसे मुतासर होते हैं बहुत ज़्यादा। सही। बट होपफुली एफबीआर जो है वो अपने ऑडिट्स के ज़रिए अपनी रिकवरीज को बेहतर कर रहा है। एफबीआर बहुत अच्छे इक़दाम कर रहा है। इवन आप ये देखें कि हफ्ता एतवार को हमें छुट्टी होती है, गस्टेड हॉलीडे है फेडरल इदारों के लिए, लेकिन हमें तो नहीं पता कि जो ना बजट के करीब करीब जो 2-4 माह होते हैं, हम किसी भी हफ्ता एतवार को हम छुट्टी नहीं कर पाए। इवन लिखो होता है कि रात 11-11, 12-12 बजे तक स्टाफ ने बैठना है। सही। तो हम बैठते हैं। तो इससे उम्मीद है कि मैं तो बीइंग ऑफिसर एफबीआर, मैं ये कहता हूँ कि एफबीआर ने बड़े अच्छे इक़दाम किए हैं रिकवरी के लिए, और हमारी ही मेहनतों से, एफबीआर की मेहनत से जो बजट जो है वो अच्छे तरीके से बनता है, और गवर्नमेंट को भी एक रेवेन्यू मिलता है, उसी रेवेन्यू को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे अपने प्रोजेक्ट्स पे वो। हाँ, मुख्तार हुसैन थीम साहब, ऐसा है कि हमारी मुल्क की मुईशत का एक बड़ा दारोमदार सनतों पर भी है। एक तरफ हम देखते हैं तो महंगाई बहुत ज़्यादा हुई हुई है, और फिर कुछ अर्सा पहले कुछ मखसूस 10-12 सनतों पे सुपर टैक्स लगाया गया है। तो इसके क्या असरात होंगे? इससे क्या महंगाई में ज़्यादा इजाफा नहीं होगा? इसके लिए हमें ज़्यादा मसाइल पैदा नहीं होंगे, खासतौर पे सनती शोबे के? देखें, बड़ी दिलचस्प बात जो है ना है वो, वैसे तो जनरल पब्लिक को भी ये मालूम होती है बात, बट ये बात चूंकि उन्हें किसी और रंग में बताई जाती है। क्योंकि जिन बंदों पे सुपर टैक्स लगा है ना, सुपर टैक्स तो बहुत बड़े ताजिर पे लगता है, आम लोगों पे तो लगता नहीं है ये। ठीक है। अब देखिए, एक बंदा जिसकी कम से कम 10 से 15 इंडस्ट्री हैं, एक बंदे की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुल्तान में माशाल्लाह हमारा मुल्तान में महमूद ग्रुप है, हमारा एक गिब्स ग्रुप है, गिब्स चौधरी जुल्फकार साहब हैं, ख्वाजा साहबान है, इनकी 15-15, 20-20 इंडस्ट्री हैं। ठीक है। देखिए, जब इनकी इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियां हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो है ना जनूबी पंजाब को जो रेवेन्यू मिल रहा है वो इन लोगों को, इन्हीं लोगों का टैक्स है जो हम लेते हैं, और इससे हमारे टारगेट पूरे होते हैं हमारे। लेकिन ये है कि जब ये 15-15, 20-20 इंडस्ट्रियों के मालकान हैं, तो इनकी जो ट्रांजैक्शन है, इनका जो टर्नओवर है वो मिलियन, बिलियंस और ट्रिलियन में है इनका टर्नओवर। तो जब एक बिलियन ट्रिलियन में जब टर्नओवर होगा, तो उसके ऊपर अगर एक टैक्स लगा दिया गया है, वो भी इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में, मेरा ख्याल ये है कि उन पे टैक्स लगने से जो जनरल पब्लिक है उसके ऊपर बोझ इसका नहीं पड़ता। बोझ अल्टीमेटली पड़ता तो खैर पब्लिक पे ही है, बात अपनी वो जो ना मैं नहीं कह सकता, पड़ता पब्लिक पे है जी, बिल्कुल उन पे नहीं पड़ता। मैं कहना ये चाह रहा था, उन पे नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने मुंतकिल कर देना है, सीधा कर देना पब्लिक पे जी बिल्कुल। अब देखें, एक साबन है, आप एक साबन की जना, एक जना चक्की कह लें, चक्की जो है वो वैसे भी जना लोकल ज़बान में है जी बिल्कुल। तो साबन की चक्की 50 रुपए की आपको पिछले साल मिलती थी, ठीक है, इस साल हमें वो 80-90 रुपए की मिल रही है, 100 रुपए की मिल रही है, एक साल में वो एकदम वो डबल रेट पे हो गई है। और वो कहते हैं कि जी टैक्स ज्यादा बढ़ गया है, वो कहते हैं टैक्स बढ़ गया है, वो टैक्स तो पास ऑन हम पे हुआ है, वो इन्होंने तो 1 रुपया कभी जेब से नहीं दिया टैक्स, अपनी तरफ से तो नहीं दिया। आप और हम मुलाजिम हैं, हम मतलब जो ना जॉब करते हैं, हम जॉबियन हैं। मैं आ रहा था इसी तरफ जी, आप पहले बात मुकम्मल कर लें कि हम जो जॉब करने वाले लोग, ज्यादा हमारा तनख्वाहदार तबका है, उससे तो उसके पैसे उसकी जेब में जाने से पहले उसका टैक्स काट लिया जाता है। लेकिन जिन लोगों का हम तस्करा अभी कुछ देर पहले कर रहे थे, वो ताजिर हजरात हैं या
कह लीजिए और तबके हैं जो बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट से किसी तरह से उनकी तनख्वाह या चीज़ नहीं आती, उनको तो कभी फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ ठीक है, उन्होंने अगर आया है, टैक्स बढ़ा है तो वो फ़ौरन सारिफ पे या जो एंड पे बैठे हुए हैं उन पे मुंतकिल कर दिया है। तो इसके लिए क्या कोई इक़दामात नहीं हो सकते कि जो हुकूमत के लोग मुलाजिम हैं उनसे तो आपने तनख्वाह से पहले ही काट लिया ना कि ये जी ये हमारा हिस्सा रखते हैं। तो इस पे कोई इक़दामात किए जा रहे हैं कि उन लोगों से लाज़मी लिए जाएँ पैसे? मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे जो बजट टारगेट होते हैं ना, जी, उसमें एक बहुत बड़ा रोल मुलाज़मीन का होता है। जी भले बिल्कुल। वो गवर्नमेंट सेक्टर से हैं या या सेमी प्राइवेट गवर्नमेंट से या सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर से ठीक हैं है। वो। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो इतना मज़लूम तबका है कि उनको तनख्वाह मिलती ही टैक्स कटने के बाद पहले है। हाँ जी, पहले अब काट मैं एक मुलाजिम हूँ तो 2 ढाई 3 लाख सालाना मेरी मेरी तनख्वाह में से वो कट जाता है, जी, तो मेरा ख्याल है 2 ढाई लाख रुपया तो एक बहुत बड़ा ताजिर भी नहीं देता टैक्स वो साल के नहीं बाद। देता है। वो यही तो जो नेट करता है। तनख्वाहदार तबका है वही बेचारा मैं रोता है। आपको बताऊँ बड़ा जो ना जो हम मेरे पास एक शोबा है असेसमेंट एंड प्रोसेसिंग, जी, मैं उसका इंचार्ज हूँ, आरटीओ ठीक, मुल्तान का मैं। ओके, तो असेसमेंट एंड प्रोसेसिंग में मैं जो ना जर्नल जो टैक्स पेयर हैं मुल्तान के, मैं उनकी टैक्स रिटर्न को रिव्यू करता हूँ। मैं किसी भी ठीक, बंदे की टैक्स रिटर्न में रिव्यू करता हूँ और उसमें मैं देखता हूँ कि आया उसने जो टैक्स रिटर्न फाइल की है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है कि वो ठीक है। पिछले साल क्या था और इस साल क्या है। कोई बहुत बड़ा फ़र्क तो नहीं फर्क तो आया? नहीं है। इतनी हैरत होती है कि एक साल एक बंदे के पास 3 प्लाट थे, लेट्स से कि डीएचए में या रॉयल आर्चर्ड में या इधर बुच विलास में या बहरिया टाउन में 3 प्लाट वो शो कर रहा था ठीक एक है, साल। अगले साल मैंने देखा तो उसके पास 36 प्रॉपर्टीज थी, 36 प्रॉपर्टीज, 1 साल 33 में, प्रॉपर्टीज एक साल में उसकी बढ़ गई। और अगर उसको ग्रासअप किया जाए तो तकरीबन तकरीबन 2 अरब की प्रॉपर्टी थी उसकी 1 साल में बढ़े एक हुए एक साल थे। में। अब आप ये देखेंगे जब एक बंदे के पास एक साल उसके पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है और अगले साल उसके पास 2 ढाई अरब की प्रॉपर्टी हो जाती है, तो वही बंदे फिर वो जो ना एहतजाजी तहरीक में शामिल हो जाते हैं, जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो भाई हिस्सा बेकदर जुसा। अब अगर आपकी 2 अरब 2.5 अरब प्रॉपर्टी एक साल में एकदम बढ़ गई है, तो आप टैक्स तो दो, वो टैक्स देते नहीं है। तो उल्टा फिर जो है ना अगर हम उस पे कोई कोई सख्ती करते हैं या उसके ऊपर कोई टैक्स नया लगा देते हैं या उसके ऊपर कोई केस बना देते हैं, तो फिर वो मुख्तलिफ फोरम पे कभी वो हाई कोर्ट जाएगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अदालतों पे केसों पे पैसा लगाएगा, वो टैक्स जमा नहीं करवाएगा वो। तो सही, ये जो कल्चर है पाकिस्तान में टैक्स ना जमा कराने वाला, इसी के ऊपर एफबीआर ने अब अपना घेरा जो है ना वो तंग करना इनका शुरू कर दिया है। और वो मुख्तलिफ जो है ना हमारे पास जो वेपन है वो नादरा है, हमारे पास जो ट्रेस करने के जो हैं, अभी आप मुझे अपना आईडी कार्ड आप अपना मुझे दो, मैं सिर्फ सीएनआईसी अपने सिस्टम में डालूंगा और मुझे पता होगा कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी गाड़ियां हैं, मुझे पता होगा। लेकिन वो इसलिए कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो जो आपने जो कुछ लिया आपने, अब छुपा भी दिए तो मुझे पता है वो। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह एफबीआर बहुत अब जो है ना अपने आप को अपडेट कर चुका है। बेहतर यही होता है जो है ना टैक्स पेयर के लिए कि वो अपनी आमदनी या अपने एसेट डिक्लेयर करे, छुपाया ना वो, और जो ड्यू शेयर है वो जमा करवाए वो। अच्छा, तहीम साहब ऐसा है कि हमारे जो ख़ास तौर पे सरकारी महकमे हैं, कुछ महकमों के हवाले से बहुत सारी रिज़र्वेशंस हैं हमारे लोगों में। जैसे अभी आपने कहा कि एक बंदे का 2.5 करोड़ कह लीजिए था, 1 साल उसकी आमदनी थी या उसके असाजात थे और अगले साल पता चला वो 2.5 अरब से भी बढ़ गए। लेकिन इसमें चूंकि एक सरकारी मुलाजिम है, उसने तो वही कुछ शो करना है जो उसके पास है। सारे आपके ये जो वेपन्स की आप बात कर रहे हैं वो उसके पास है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो हमें सुनने में आता है कि वो अ, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं देता हूँ, जो एक आम तासुर पाया जाता है वो ये है कि जी इनकम टैक्स में फिर कुछ सिलसिला कर करा के तो ठीक है तुम रख लो और थोड़ा सा मेरा हिस्सा दे दो, उससे नुकसान रियासत को होता है। जैसे हमारे और महकमों के लिए महकमा है एंटी करप्शन और सीआईए है, तो क्या आपके अपने अंदर भी आपका कोई ऑडिट होता है कि हाँ जी जो हमारे लोग हैं वो क्या बाकायदा सही काम कर रहे हैं, एक्चुअल काम कर रहे हैं, या नाजायज लोगों को तंग कर रहे हैं, या जो लोग आ रहे हैं अपनी किसी वजह से कि उन पे नाजायज टैक्स लगाया गया है या तंग किया गया है उनको, उनकी दाद रसी हो रही है? कोई इस तरह का आपका अपना सिलसिला है आपके डिपार्टमेंट में? मेरा ख्याल है ये बहुत अहम सवाल है
और मैं भी आपके इस चैनल के तवज्जो से ये बताना चाहता हूँ जी। कि हमारे आरटीओ मुल्तान का एफबीआर के तमाम दफातर का जो कल्चर है जी। वो बाकी तमाम जो इदारे हैं, मैं कहता हूँ टैक्सेशन से मुतल्लिका हैं या किसी और से मुतल्लिका हैं, उनसे बड़ा डिफरेंट है। मैं पिछले दिनों चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और अंजुमन ताजरान के साथ जो है ना एक न्यूज़ चैनल पे हम गए थे, तो वहाँ अंजुमन ताजरान पूरी हमारे जनूबी पंजाब की वो तंजीमें आई हुई थी सारी, उनके जो चेयरमैन थे, सदूर थे, वो सारे आए हुए थे। तो उन्होंने गिले शिकवे किए कि एफबीआर के जो अफसरान हैं वो ये करते हैं, वो करते हैं, उनकी अपने पास तो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, उनको कोई, और ताजिरों पे ही और बिजनेसमैन पे ही ये सारी सख्ती हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप कभी हमारे ऑफिस आए हैं कभी आप? तो मैंने कहा आप हमारे आरटीओ मुल्तान में कभी अपनी विजिट की है? तो उनमें से मोस्टली लोगों ने कहा कि मुझे तो 18 साल हो गए, मैंने आपका ऑफिस नहीं देखा। अब देखिए, सही। जो बंदा गिला करता है कि ये करते हैं, वो करते हैं, वो भाई हमारे ऑफिस चक्कर तो लगाओ। आपको वहाँ फ्रेंडली माहौल मिलेगा, आपको वहाँ हेल्प डेस्क मिलेंगे, आपको वहाँ फैसिलिटेशन मिलेगी आपको वहाँ। तो हम तो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, उन्हें बताते हैं। रहा जहाँ तक सवाल ये कि एफबीआर के बंदे उनसे मिल जाते हैं, तो ये एक जनरल परसेप्शन होती है टैक्सेशन, एक टैक्सेशन अफसर के ऊपर ना लोग जनरली सोचते हैं कि ये मिल गया होगा, इसने कुछ गिव एंड टेक कर ली होगी, इसने छोड़ दिया होगा। ये बातें हैं सारी। आप हमारे मुल्तान का टारगेट, जनूबी पंजाब में आप इस मुल्तान का टारगेट देखें कि हमें जो टारगेट मिलता है हम उससे कहीं ज़्यादा अचीव करते हैं, वही थ्रू ऑडिट, थ्रू इन्वेस्टिगेशन, और हमारा निज़ाम इतना साफ शफाफ है। बाकी ये जो थोड़ी बहुत जो ये इल्ज़ामात होते हैं वो इसलिए होते हैं कि जब टैक्स अफसर जब किसी पे कोई सख्ती करेगा, टैक्स अफसर जब किसी से टैक्स लेगा, तो उसको तकलीफ तो होगी उसको। लेकिन मैं तहीम साहब मैं थोड़ा सा गुजारिश करूंगा कि क्या जो हमारे इनकम टैक्स के साथी हैं, एफबीआर के साथी हैं, उनकी जो मुराहत हैं वो ज़्यादा हैं, उनकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं कि हम देखते हैं कि उनके यहाँ जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो उनके सूरत हाल है, तो वो हमें लगता है कि जी वो तो बहुत ज़्यादा उनके पास चीज़ें हैं। मतलब मैं भी फ़र्ज़ किया अगर 18 ग्रेड में हूँ और वहाँ की कुछ साथी 18 में है या 19 के, आपस में कंपेयर करें तो उस तकाबुल में उनके पास कोई ज़्यादा चीज़ नज़र आती है। तो क्या मुराद ज़्यादा है आपको अपने महकमे की तरफ से? जी, मैं आज ये बात जो है ना आपके इस चैनल की तरफ से बता रहा हूँ अपने नाज़रीन को भी कि एफबीआर में, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं, एक तो डबल है। अच्छा। लेट्स से कि एक, जैसे आप बता रहे थे कि एक 18वीं ग्रेड का अफसर अगर किसी और महकमे में वो 1 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, तो एफबीआर का अफसर 2 लाख लेता है वो। अच्छा। वजह ये है कि हमें परफॉर्मेंस अलाउंस मिलता है, वो जो स्पेशल जो एक रेवेन्यू डिवीजन ने हमें जो दिया हुआ है। अभी तो हमने जो ना हमारे कुछ मुतालबात भी हमारे हैं कि हमारी तनख्वाह और हमारी मराआत जो है वो उन इदारों के बराबर की जाए जिनको गवर्नमेंट, जैसे जो है ना हमारी अदलिया है, जुडिशरी है, जुडिशरी में बहुत ज़्यादा तनख्वाहें हैं। हम कहते हैं कि हमें भी उनके मद्दे मुकाबिल हमें सैलरी तनख्वाहें दी जाए, उन्हीं के बराबर दी जाए, क्योंकि हम तो रेवेन्यू जनरेशन इदारा हैं वो। एक तो हमारे जो है ना तनख्वाहें हमारी कुछ बेहतर हैं बाकी डिपार्टमेंट से। दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि जब हम रेवेन्यू टारगेट्स अपने अचीव करते हैं, एफबीआर अचीव करती है, तो हमारे मुलाजमीन को बोनस या एजाज़िये की शक्ल में हर 3 माह के बाद गवर्नमेंट जो है ना एक सहूलत है कि हमें वो 2 तनख्वाहें या 1 तनख्वाह या 1.5 तनख्वाह या 2 तनख्वाहें हमें हर 3 माह के बाद मिलती हैं हमें। तो इससे ये है कि एफबीआर एक अफसर के पास एक रीजनेबल, एक साल में इतना एक रीजनेबल फंड होता है कि उससे वो कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी भी ले लेता है, अपनी गाड़ी भी चेंज कर लेता है वो। अदरवाइज जो इसके अलावा भी एक गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ एक रिवार्ड रूल्स है। ठीक है। जो बंदा एक एक मैं वैसे टैक्स चोर तो नहीं कहता, क्योंकि जो ना हमारे ताजिर बिरादरी इससे नाराज होती है कि आप हमें टैक्स चोर कहते हैं। मैं उस बंदे के लिए कह रहा हूँ जो टैक्स देने का आदी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल टैक्स नहीं देता वो। तो वो लोग जो करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स जो है ना वो नहीं देते ना गवर्नमेंट को, ड्यू होता है और वो नहीं देते, हम उन पे बनाते हैं केसेस। अब जो भी अफसर किसी भी इंडस्ट्री पे किसी भी बंदे पे केस बनाएगा, लेट्स से कि वहां से 1 करोड़ रुपए की रिकवरी हो जाती है, मैंने केस बनाया, ठीक। उस बंदे ने देखा कि टैक्स पेयर ने देखा कि मुझे 1 करोड़ रुपए जमा करवाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ना मुझे कुछ और भी
जो है ना लिटिगेशन का सामना करना पड़ेगा, तो वो कहता है अच्छी बात है, मैं देता हूँ, जान छुड़ाता हूँ। अगर वो 1 करोड़ पे टैक्स जमा करवाता है, तो रिवार्ड रूल्स बने हुए हैं हमारे, 10% उस अफसर को मिलेगा उसका। अच्छा, उसमें से अब मुझे 10 लाख रुपए वैसे मुझे मिल गया 1 करोड़ के ऊपर। सही। अब अगर मैं 1 महीने में मैं 4 केस बनाता हूँ 1-1 करोड़ के, तो 40 लाख तो मुझे मिल जाएगा। कहाँ गई मेरी आमदनी, कहाँ गया मेरा वो सारा तनख्वाह मेरी कहाँ गई? तो इन चीज़ों का जनरल पब्लिक को पता नहीं है। हम गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते हैं, हम गवर्नमेंट को अरबों, खरबों रुपए हम देते हैं इसी शक्ल में अपनी मेहनत से। ठीक है। तो अगर वो रिवार्ड की शक्ल में मिलता है और मैंने अगर कोई अच्छी गाड़ी ले ली है अपने बच्चों के लिए या अपने लिए, तो दैट इज नॉट फ्रॉम अनफेयर मीन्स, दैट इज लीगल। सही। तो क्या आपके जो डिपार्टमेंट में हमारे अक्सर जो शोबे हैं, जो हमारे अक्सर डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें स्टाफ की कमी का एक सिलसिला रहता है? आपके यहाँ क्या स्टाफ की कमी का कोई मसला तो नहीं है इस तरह से कि लोग कम हो और इजाफी जो जिम्मेदारियां हैं वो एक ही किसी बंदे को दे दी जाए तो उससे भी काम मुतासिर होने का खदशा होता है? ये तो खैर हमारे मुल्तान आरटीओ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ तो स्टाफ ना होने के बराबर है। मैं वैसे चूंकि एचआरएम डील करता हूँ ह्यूमन रिसोर्स में, जी जो हमारी बिल्कुल। जो भर्ती नहीं होती है, मेरा अपना शोबा है वो, तो हमने रिक्वेजिशन की हुई है कि हमें इतने इंस्पेक्टर चाहिए, इतने सुपरवाइजर चाहिए, इतना क्लरिकल नॉन क्लरिकल स्टाफ चाहिए। वो तो चले एक निचला स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है। हमारे पास तो अफसर ही नहीं है। हमारे मुल्तान में 5 कमिश्नर होने चाहिए, मुख्तलिफ शोबा जात है, कमिश्नर मुल्तान जोन, कमिश्नर कारपोरेट जोन विद होल्डिंग जोन, और एक जो है ना कमिश्नर जो है ना अपना एक हमारा है जो हाई वर्थ जो है ना यूनिट होते हैं ना, उनके लिए एक होता है जो जिनकी हाई वर्थ होती है, यानी मिलियन बिलियन ट्रिलियन में जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, उनके लिए एक अलग एक अलग कमिश्नरेट बनाया ठीक गया है है। वो। ठीक तो है। 5 कमिश्नर होने चाहिए हमारे यहाँ, एक एचआरएम का कमिश्नर। तो जो है ना मैं सही बात कर रहा हूँ कि इस वक्त मेरे मुल्तान में सिर्फ 2 कमिश्नर हैं। अच्छा। 3 तो कमिश्नर ही नहीं है हमारे पास। बाकी नीचे और फिर इसी बाकी जो है तरह। ना वो इजाफी चार्ज मिले हुए हैं। अच्छा नीचे हर बंदे को एक एक शोबा दिया जाता है। लेट्स से कि टेक्सटाइल सेक्टर है, एक बंदा टेक्सटाइल सेक्टर का को इंचार्ज उसको है, देखेगा। एक बंदा घी मिलों का, शुगर मिलों का इंचार्ज है, एक बंदा इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स को डील कर रहा है। बट हमारे यहाँ ये है कि एक ही बंदा टेक्सटाइल इंडस्ट्री डील कर रहा है, वही घी मिलों को, वही शुगर मिलों को, और उसके पास बड़ा कम टाइम होता है किसी भी फैसले करने में। कोई केस आता है तो उसका उसे एक लिमिटेशन में फैसला करना होता है। ज़ाहिर है सही। पेशी वेशी डलती उसे हैं, उसी एक वक्त के अंदर एडजुडिकेशन उसको होती दे। है, लेकिन टाइम उसके पास नहीं होता। जी, टाइम तो वाकई किसी के पास नहीं होता और ये वक्त के जो सिलसिले हैं ये बड़े महदूद होते हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। आज हमारे साथ हमारे चाय पे तशरीफ लाए हुए हैं मुख्तार हुसैन थईम साहब, जो कि एफबीआर से हैं, उनकी तर्जुबान है। मुख्तार साहब, चलते चलते मैं चाहूँगा कि हमारे जो नाजरीन हैं उनको अपने महकमे के हवाले से कोई एक पैगाम भी ज़रूर दीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि एफबीआर जो है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बहुत अच्छा इदारा है। अपनी तमाम खदशात खलिशें अपनी दूर करें, हमारे दफ्तर में आएँ, टैक्स पेयर बने। इसलिए ना बने कि हमें टैक्स दे, टैक्स पेयर बने, फ़ायदा लें। टैक्स पेयर में एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन बनने के लिए आएँ, टैक्स पेयर बने, फ़ायदा लें, अपने आप को डॉक्यूमेंटेड करें। और मेरा ख्याल है जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाते हैं, तो जो टैक्स पेयर होता है उसके ऊपर, पूरी दुनिया में जो टैक्स पेयर होता है उसके कार्ड के ऊपर एक निशान होता है कि ये एफबीआर में ये रजिस्टर्ड बंदा है ये, तो उसे बड़ा रिस्पेक्टेबल सिटीजन समझा जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने आप को एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन बनाएं, अपने खदशात दूर करें और फ़ायदा लें गवर्नमेंट से। एफबीआर आपको फैसिलिटेट करती है, फ़ायदा लें, डरे नहीं, आया करें, दफ्तर विजिट करें। और वहाँ जो एक फैसिलिटेशन का कल्चर है हमारे यहाँ इतना अच्छा है, तो मेरा ख्याल है उनके सारे खदशात ही दूर दूर हो जाएंगे, वो फ़ायदा लेंगे इंशाल्लाह वो। किसी भी फलाही रियासत का जो तस्वुर है वो यही है कि उसके वासी, उसके रिहाइश रखने वाले, उनको वो तमाम सहूलतें रियासत मुहैया करे जो रियासत की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन उन शहरों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो महसूलात के हवाले से अपनी रियासत की मदद करें। अगर हम अच्छे पाकिस्तानी बनना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि वो जो जिम्मेदारियाँ रियासत की तरफ से हम पे आयद हैं हम उन्हें ज़रूर पूरा करें, और फिर हम रियासत से ये उम्मीद रखें कि वो हमारे हकूक़ के लिए हमें वो तमाम आसानियाँ, वो तमाम सहूलतें मुहैया करेगी जो हमारा हक़ है।
आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने आज की मेहमान जनाब मुख्तार हुसैन रहीम साहब से कि वो तशरीफ़ लाए। उन्होंने हमें अपने महकमे के हवाले से हमारे लोगों को बहुत अच्छी बातें बताई। टीवी दासिफ खैतरान में अगले हफ्ते हम किसी और अच्छे मेहमान के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। वो तुझ पे दरूद भेजे, दरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर, उतारा उसने कलाम तुझ पर, हुई नबुव्वत तमाम तुझ पर, सलात खैरुल अनाम तुझ पर। तमाम हम्दो सना के लायक वही खुदा है कि जिन्नो इंसो मलक को जिसने तेरी सना में लगा